हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ओनली फॉर टेक्स के इस चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी जीएसटीआर 3B को फाइल करना सीखेंगे हम। उसके एक्सेल से लेके उसके पोर्टल तक सब कुछ हम सीखेंगे इसके अंदर। और अभी तक अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। वो हमारी दूसरी क्लास थी और ये हमारी तीसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी 3B फाइल करना कैसे करेंगे। जी, सबसे पहले जो होता है हम अपना डाटा प्रिपेयर करते हैं कि हम डाटा कैसे बनाएंगे, क्योंकि 3B जब भी फाइल होगी जब आपका डाटा तैयार होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास कुछ डाटा मिलेगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये सारे जो व्हाट्सएप इमेज आपको दिख रहे हैं, ये सब हमारे परचेज है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये हमारी परचेज है, ठीक है। तो इसका हमें इनपुट मिलता है परचेज का, और जो हम सेल करते हैं उसका हमें आउटपुट देना होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले आउटपुट और इनपुट जो है हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि जीएसटीआर 3B में जो है आउटपुट और इनपुट दोनों ही डालना होता है। तो सबसे पहले जो है हम एक्सेल प्रिपेयर करते हैं कि एक्सेल में क्या क्या आएगा, क्या क्या कॉलम्स बनेंगे, क्या क्या चीज़ें डालेंगे इसमें। और ये जो हमारी है B2C और B2B, ये हमारी सेल है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस सेल, और B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। दोनों सेल अलग अलग जगह पर डलती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं एक्सेल। एक नई एक्सेल हम खोल रहे हैं। इस एक्सेल नाम से GSTR 3B। सबसे पहले एक हम कॉलम बनाएंगे आउटपुट का, ठीक है। नेक्स्ट बनाएंगे हम इनपुट का, ठीक है। इसके बाद जो है लास्ट में हमारा बनेगा फाइनल। सबसे पहले जो हम आउटपुट में आते हैं, तो आउटपुट में क्या क्या कॉलम हमें चाहिए होता है तो हम उसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा डेट, उसके इनवॉइस नंबर, उसके बाद हमें चाहिए होगा पार्टी नेम, उसके बाद हमें चाहिए होगा जीएसटी नंबर पार्टी का, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए होगा टोटल इनवॉइस वैल्यू, उसके बाद हमें चाहिए होगा टैक्सेबल, उसके बाद हमें चाहिए होगा जीएसटी रेट, उसके बाद हमें चाहिए होगा IGST, उसके बाद CGST, उसके बाद SGST। ये रेट जो है इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। आप 3 रेट बना सकते हो। यहाँ पे बनाओगे IGST रेट, CGST रेट और SGST रेट। ये दोनों एक तरह से काम करता है, ठीक है। क्योंकि जिसमें IGST रेट होगा उसमें CGST नहीं होगा, और जिसमें CGST होगा उसमें IGST नहीं होगा। तो आप अगर इसको एक भी मान के चलोगे तो भी कोई इशू नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं डेट की। तो डेट में जो है आपने जिस दिन आप सेल कर रहे हो उस तारीख को उसकी डेट डालोगे। इनवॉइस नंबर में आप डालोगे इनवॉइस नंबर, जो आपके इनवॉइस का नंबर होगा। पार्टी नेम में उस पार्टी का नाम जिसको आपने सेल किया। पार्टी जीएसटी नंबर में उस पार्टी का जीएसटी नंबर जिसको आपने सेल किया है। B2B है तो, अगर B2C है तो आप खाली छोड़ सकते हो इसको, यहाँ तक आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर टोटल इनवॉइस की वैल्यू बात करें तो टोटल इनवॉइस वैल्यू होती है इक्वल टू टैक्सेबल प्लस में टैक्स, ठीक है। और टैक्स जो है टोटल टैक्स होता है, टोटल, जिसको आप कह सकते हो CGST प्लस SGST प्लस IGST। ये आपका टोटल टैक्स बनता है। इसको जोड़ने के बाद आप यहाँ पे चाहो तो एक ये जो आपका SGST तक का कॉलम है इसको आप यहाँ पे टोटल का भी बना सकते हो, ठीक है। टोटल टैक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसमें जो है आपका ये प्लस में ये प्लस में ये आपका टोटल टैक्स बनता है। जैसे आपने देख रहा हो KLM को जोड़ने के बाद टोटल टैक्स बनता है, और इसमें भी हो रही है। तो ये आपका आता है टोटल टैक्स। इनवॉइस वैल्यू जो है आपका ऐसे बनता है, टैक्सेबल प्लस में टोटल टैक्स, जिसमें कि आपका तीनों चीज़ें ऐड हो जाती है। अब बात करते हैं टैक्सेबल वैल्यू की। टैक्सेबल वैल्यू जो होती है वो हमारी वैल्यू होती है वो वैल्यू जिसमें टैक्स ना जुड़ा हुआ हो, मतलब जिस पे हमें अभी टैक्स लगाना है, ठीक है।
तो अगर आपके पास टैक्सेबल वैल्यू नहीं है और आपके पास सिर्फ टोटल अमाउंट है या टोटल इनवॉइस वैल्यू है, उसमें से आप जो अगर टैक्स का अमाउंट आपके पास है तो आप टैक्स का अमाउंट जो है माइनस करके टैक्सेबल वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये हमारा आता है रेट। रेट जो है आपका एक ही इनवॉइस में कई तरह के रेट हो सकते हैं। तो अगर आपका एक ही इनवॉइस है उसमें कई रेट हैं तो हर एक रेट की जो है टैक्सेबल वैल्यू अलग होगी। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। उसके CGST रेट, CGST रेट अगर अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। उसके बाद IGST का अमाउंट जो है ये आपका IGST CGST अमाउंट भी जो है आपका मेंशन होगा। अदरवाइज आप जो है कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं अपने टैक्सेबल वैल्यू पे, अगर आपको रेट पता है तो। चलिए हम अब बात करते हैं, एक रफली मैं आपको सिखाता हूँ, उसका जो है मैं डाटा के साथ काम करेंगे। तो जो रफली है वो है, जैसे मान लो कि मेरी 1/1/2020 को सेल हुई, इनवॉइस नंबर जो मेरा 1 है, पार्टी नेम जो है मेरा कुछ भी मान लेते हैं, अब है। ठीक है, GST नंबर जो है इसका 07 से शुरू होता है। नहीं, एक काम करते हैं, 07 मेरा GST नंबर है और 08 से शुरू होता है इसका। ठीक है, जो भी इसका GST नंबर होगा। उसके बाद जो यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू जो आपकी है वो मान लो मेरे पास जो है 1000 रुपये की है। टैक्सेबल जो वैल्यू है वो मेरे पास जो है 500 रुपये की टैक्सेबल वैल्यू ऐसी है जिसपे कि GST रेट जो है वो मेरा लगता है 18% का। ठीक है, और अगर 200 की बात करें तो 200 रुपये की वैल्यू ऐसी है जिसपे मेरे को लगता है 12%। ठीक है, 100 रुपये ऐसी है जिसपे मेरे को लगता है 5% का। अब ये क्या है कि मैंने यहाँ पे टोटल GST रेट लिखा है। अगर आप टोटल GST रेट को अगर करना चाहें तो आप इन दोनों को सबको जोड़ के भी लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर मेरा देखो तो मैं GST नंबर मेरा 7 है, मैं दिल्ली से हूँ, और ये 08 है, तो मैं इसको यहाँ भी लिख सकता था IGST के कॉलम में। ठीक है, और अगर ये भी 07 होता, अगर मान लो ये 07 होता तो मैं यहाँ पर जो है इसमें लिखता, यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ता 9 प्लस में 9। ठीक है, अगर IGST होता तो मैं यहाँ पे IGST के कॉलम में ले लेता। अदरवाइज मान लो मैं एक चीज़ आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, ये है 07, इसको भी मैंने सेल करी है 2000 रुपये की। ठीक है, इसका जो टैक्सेबल वैल्यू है 1000 रुपये पे जो है 18% है, और आपका 500 पे जो है आपका 12% है, और 200 पे जो है आपका 5% है। अब ये 07 वाला है, अगर ये 7 वाला है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ लिखूँगा, इसको मेरा IGST था, इसको छोड़ो, 08 है, ये तो IGST में आएगा यहाँ पे 18, 12 और 5। ये जो है यहाँ पे मेरा CGST में आएगा, इसको मैं आधा आधा कर दूँगा, आधा इसमें आधा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये CGST SGST जो है आधा आधा डिवाइड होता है। इसमें 12 है तो मेरे को 6 यहाँ और 6 यहाँ, ये 5 है तो यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 2.5, ये आ गया। ठीक है, इसको अगर आप जोड़ के भी देखोगे, अगर आप टोटल GST रेट में भी करोगे तो आपका सेम ही बनेगा, क्योंकि जिस पार्टी को आपने अगर IGST में सेल किया उसको वापस CGST तो नहीं करोगे। अगर आप इसमें अगर ये फॉर्मूला भी लगा देते हो, इक्वल टू ये प्लस में ये प्लस में ये, तो भी जो है आपका रेट सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये टोटल GST रेट का एक अलग से कॉलम बना देते हैं, क्योंकि हमें कभी कभार जो है टोटल GST का ही काम होता है, बार बार CGST मेंशन नहीं करते। ठीक है, क्योंकि जो पोर्टल है वो GST नंबर इससे फाइंड कर लेता है। आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए। अमाउंट जो है, आप अगर आपका अमाउंट है, मान लो आपका अमाउंट है यहाँ पे GST का 18% के हिसाब से, जो भी अमाउंट आप मान लो कि 100 रुपये है, आप मान लो 80 रुपये, अगर आपका है 80 रुपये तो आप 80 रुपये लिख लो, यहाँ पे 50 रुपये 50 लिख लो, यहाँ पे 10 रुपये है 10 लिख लो। इसमें जो है आपका, अगर यहाँ पे आपका इधर आएगा आपका 80 और इधर आएगा 80। ठीक है, क्योंकि CGST हो गया। यहाँ पे आपका आएगा 50, यहाँ पे आएगा आपका 50, यहाँ पे आपका आएगा 25, यहाँ पे आएगा 25। ये एक्चुअल रेट नहीं है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप चाहो तो आपके में जो लिखा होगा आप वो लिख सकते हो। ठीक है, मैं रफ बना रहा हूँ। इसका अगर मान लो आप, अगर ये नहीं है आपके पास GST नहीं है, तो आप इसका जो कैलकुलेशन भी कर सकते हो। कैलकुलेशन कैसे करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हो। IGST का रेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, टैक्सेबल वैल्यू इनटू में IGST का जो है परसेंटेज। ठीक है, ये आपका 90 रुपये आ गया। ठीक है, इसका इसी तरह इसको यहाँ से नीचे तक कर दोगे, ये आपकी सारी आ गई टैक्सेबल वैल्यू, ये आपकी सारी आ गई टैक्स IGST की। अब देखो इसमें बाकियों में 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। अब CGST की बात करते हैं, तो CGST को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इंटू में टैक्सेबल वैल्यू इंटू में टैक्स का
%। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। सेम यहाँ पे भी अलग से लगाएंगे, ये SGST का कर रहे हैं हम, सॉरी गलती है, टैक्सेबल वैल्यू इनटू में SGST का टैक्स। अब देखो ऊपर के 3 जीरो आ रहे हैं क्योंकि ये CGST था ही नहीं, तो यहाँ पे CGST था, इसलिए यहाँ पे मैंने परसेंटेज नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने परसेंटेज नहीं लगाया है, इसलिए ऐसा आ रहा है। इसी तरह अब SGST की बात करते हैं, तो SGST में टैक्सेबल इनटू में आपका जो है इसका टैक्स है SGST का, उसका परसेंटेज ये यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे ये आ गया। टोटल टैक्स में आपका फॉर्मूला लगा हुआ है, अगर आप ऐसे करोगे यहाँ पे तो यहाँ पर टोटल टैक्स कैलकुलेट कर देगा। टोटल GST भी आपका हो गया, टोटल टैक्स भी आपका कॉलम है आपके पास, ठीक है। और डेट जो है आपका, जो भी डेट है आपका, यहाँ पे आप एक ही बिल है तो एक ही डेट आएगा। यहाँ पे आपने 5/1 को सेल करी थी, ठीक है, यहाँ पे 5/1 आएगा तीनों में। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो टोटल इनवॉइस वैल्यू है ये तीनों की सेम ही आएगी, क्योंकि इनवॉइस वैल्यू आपकी जो बनती है, जैसे मान लो इनवॉइस वैल्यू आपकी बनती है ये प्लस में ये आपकी 919 रुपये बनती है, तो आपकी 919 रुपये ही आएगी यहाँ पे टैक्सेबल तीनों में, ठीक है। यहाँ पे आपकी तीनों में टैक्सेबल 919 रुपये ही आएगी, और यहाँ पे भी जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी वही आएगी तीनों में, ठीक है। ये तो आपका बन गया आउटपुट के लिए। नाम जो है, नाम यहाँ पे तीनों में वही आएगा, नाम जो है आपका, नाम तीनों में यही आएगा। इनवॉइस नंबर भी तीनों में यही आएगा। यहाँ पे मैंने मान लीजिए मैंने विकास को सेल करी थी, यहाँ पे इनवॉइस नंबर 2 था, तो यहाँ पे तीनों में सेम आएगा। GST नंबर भी तीनों में सेम आएगा, ठीक है। ये आपकी हो गई सेल। ये उसके लिए था जो GST वाली पार्टी थी, यानी B2B, ठीक है। ये सारी B2B है, ठीक है, B2B, ये सारी B2B है। इसको कलर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये B2B है। अब बात करते हैं B2C वाले की। तो B2C में डाटा ये रख लेते हैं हम, डाटा ये कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो GST नंबर की कॉलम में खाली होगा, और इस जगह जो है आपका, अब B2C वाले में आपका जो है बाकी सब कुछ सेम होगा, ये सब कुछ ऐसा ही होगा, बस यहाँ पर जो है आपका स्टेट डल जाएगा कि आपने किस स्टेट में सेल करी है। 08 था, मान लो ये राजस्थान था, ये राजस्थान हो गया, और ये जो है आपका दिल्ली ही है, ठीक है। तो ये हो गया B2C। B2B में GST नंबर आता है पार्टी का, और B2C में जो है उसका स्टेट आता है, क्योंकि B2C वाले को हमें अलग से दिखाना पड़ता है, और B2C जो हम अलग से दिखाते हैं उसमें स्टेट ही पूछा जाता है कि कौन से स्टेट में आपने सेल करी है, ठीक है। तो ये हो गया B2C का। बाकी सब कुछ सेम होता है, सिर्फ इसका फ़र्क पड़ता है कि B2B है या B2C है। तो ये हो गया आपका B2C। इसको मैं अलग कलर दे देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया आपका आउटपुट। अब आपको समझ आ गया होगा कि आउटपुट कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम इनपुट में। इनपुट में भी है जो सेम यही प्रोसेस चलता है, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको लिखा देता हूँ। इनपुट में चाहिए डेट, ठीक है, पार्टी नेम, डेट, इनवॉइस नंबर, ठीक है, इसके बाद पार्टी नेम, उसके बाद पार्टी GST नंबर, उसके बाद आपको इनवॉइस अमाउंट, उसके बाद आपको टैक्सेबल, उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स रेट, उसके बाद यहाँ पे आपको GST। इसमें जो आपको GST जो है अलग अलग शो करना पड़ेगा कि आपने कौन कौन सी GST लिया है। जैसे कि इसमें जो GST रेट हो गया, तो आप आओगे इसमें टैक्स रेट, उसके बाद IGST, फिर CGST, फिर SGST, ये आपका कुछ बनेगा। इसमें जो है डेट जो है वही आएगी, डेट जो आपकी 1/1/20 है। इनवॉइस नंबर में आपका अब ये क्या है कि ये परचेज है हमारी, ठीक है। तो हमने 1 तारीख को परचेज करी थी, ठीक है, ये डेट है। जिस पार्टी ने हमें परचेज करी उसका बिल नंबर जो था वो 202 था। उस पार्टी का नाम आकाश था,
उसके पार्टी का जीएसटी नंबर जो है वो स्टेट से बाहर है, ठीक है, वो 09 है, ठीक है, 09 है। तो वो उत्तर प्रदेश का है, तो मैं दिल्ली में हूँ, तो मेरे को 09 में सेल करी, मैंने परचेज करी। तो इनवॉइस वैल्यू जो थी उसकी 1000 रुपये की थी। टैक्सेबल अमाउंट जो था वो था आपका 900 रुपये का। इनवॉइस अमाउंट आपको बाद में दिखाऊंगा। टैक्स रेट जो था वो 18% था, 18% में मैंने टैक्स परचेज किया था। और भी अगर सेम प्रोसेस यही चलेगा, अगर आपका एक ही इनवॉइस में अलग अलग टैक्सेबल वैल्यू रेट है, तो आपको ऐसे ही यहाँ भी शो करना पड़ेगा, ठीक है, कौन से टैक्स में आपने कितना टैक्स लिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका IGST, ठीक है, IGST आपको निकालना है। IGST ये इक्वल टू इनटू में ये का परसेंट, ठीक है, 162 रुपये आपका आ गया। तो ये आपका IGST था, क्योंकि आपने अपने स्टेट से बाहर सेल किया था, तो आपने अपने स्टेट से बाहर से परचेज किया, इसलिए IGST आया। अगर मान लो कि दिल्ली वाले से किसी से परचेज किया होता आपने 07 से, इसका नाम मोहित था, ठीक है, इसका इनवॉइस नंबर जो था वो कुछ भी हो सकता था, 305 हो सकता था। 5 तारीख को आपने परचेज करी, 5/1/20 को, ठीक है। इनवॉइस नंबर बाद में देखेंगे। ये आपने 2000 रुपये की करी थी, ठीक है। और इसका जो रेट था आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। इसका जो रेट था वो था 12% का, ठीक है। तो अब बात आते हैं CGST की। तो CGST में क्या करना है आपको, इसका जो है आपको ये इनटू में ये, लेकिन अब इसका ना आपको आधा लेना है यहाँ पे, ठीक है। आपको आधा लेना है, तो आप फॉर्मूले में आधा कैसे लोगे मैं आपको बता देता हूँ। चलो इसको पहले देखते हैं। यहाँ से आए ये इनटू में एक ब्रैकेट बनाया, इसके बाद ये लिया डिवाइड बाय, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इनटू में या इसका परसेंटेज डाल देते हैं, 120 रुपये आ गया। ये आ गया आपका CGST 120 रुपये। हमने 12% का आधा लिया है, इसलिए 120 रुपये आया। इसमें भी हमें आधा लेना है, तो ये इनटू में, तो इसको फिर से ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, डिवाइड बाय, तो ये भी 120 रुपये आ गया, ठीक है। अब आप एक काम करते हैं, हम यहाँ पे अब ना हमने 2 ही परचेज करी थी पूरे महीने में, तो हमें देखना है कि हमारा इनपुट कितना आ रहा है। तो इनपुट में जो हमारा जो 3B में इनपुट डलता है ना, वो हमें सिर्फ टैक्स की वैल्यू डालनी होती है। उसमें हमसे ये नहीं पूछा जाता कि किस पार्टी से खरीदा है, क्या खरीदा है, नहीं खरीदा है। उसमें सिर्फ हमें जो है टैक्स ही पूछता है कि आपको कितना टैक्स इनपुट लेना है, ठीक है। तो जो है हमें इनपुट लेना, तो यहाँ पर टोटल लिखते हैं, ठीक है। अब हमें इनपुट लेना है IGST का कितना लेना है हमें, तो यहाँ पे सम करते हैं अपनी पूरी लाइन का 162 रुपये। इसी तरह इन बाकियों का भी सम कर देते हैं, यानी कि हमें इनपुट जो है IGST में 162 रुपये का लेना है, CGST में 120 रुपये का लेना है, और SGST में भी 120 रुपये का इनपुट लेना है। इसमें जो है आपका क्यों नहीं पूछता कि आप नाम और GST नंबर, डेट वगैरह। आप चाहो तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले, अगर आप चाहो तो इस चीज़ों को छोड़ सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों को ये आपका रेड में डाल देता हूँ, इसको आप छोड़ के सिर्फ इतने से भी काम चला सकते हो, क्योंकि आपको ना उसमें सिर्फ इतने से छोड़ो, इतने से ही चला सकते हो, इतने से ही, क्योंकि जो इनपुट में ना आपका सिर्फ अमाउंट पूछता है कि आपको कितने टैक्स के अमाउंट का इनपुट मिल रहा है। और वो हमसे नाम क्यों नहीं पूछता मैं बताता हूँ, क्योंकि जैसे हम सेल जब करते हैं तो हम ऐसी पूरी डिटेल डालते हैं, ऐसी डिटेल डालते हैं। तो ये जो बंदा है अभय, इसके अकाउंट में ऑलरेडी जो हम डालेंगे अपनी सेल को, तो रिफ्लेक्ट करेगा कि आपको जो है इससे इनपुट मिल रहा है। यानी कि अगर मेरी सेल है तो इसकी इनपुट बनेगी, क्योंकि ये कस्टमर तो है नहीं, ये भी बिजनेस कर रहा है, तो इसको इनपुट मिलेगा। तो हमारे डालते ही उसके जो GST में है ऑलरेडी, उसके GST में जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपको इससे इतना इनपुट मिल रहा है। अगर हम ये डालते हैं, अगर हम इससे फालतू डाल देंगे अगर, या कम डाल देंगे, अगर हम ज़्यादा क्लेम कर लेते हैं और बाद में कभी चेकिंग होती है तो जो है हम पे पेनल्टी आएगी, हम पे क्लेम किया जाएगा, और उसमें इंटरेस्ट के साथ हमसे पैसे वापस लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि आपको जितना इनपुट मिल रहा है उतना ही सिर्फ क्लेम करो, आप फालतू क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका इनपुट होता है वो आपके टैक्स जो भरते हो आप, उससे सेट ऑफ करता है, ठीक है। मान लो कि आपका टैक्स बन रहा था 500 रुपये का, ठीक है, और आपका इनपुट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 402 रुपये का, ठीक है। ये था आपका टैक्स, ये आपका इनपुट, ठीक है, 402 रुपये का। आपको जब पे करना है ना, पे टैक्स, वो आपको करना पड़ता है 500 माइनस में 402, यानी आपको सिर्फ 98 रुपये ही पे करना होता है टैक्स,
तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप गलती से आप इसको 402 को अगर आप 500 रुपये क्लेम कर लोगे तो आप यानी मुझे टैक्स नहीं दे रहे, यानी कि आपने 98 रुपये का जो टैक्स है वो जो है आपने फ्रॉड किया है। तो जिस दिन ये केस खुलेगा, आपका जिस दिन भी नाम आएगा, आपकी चेकिंग होगी, उस दिन आपको 90 रुपीज़ का ये भी लिया जाएगा और इस पर मोटी तगड़ी इंटरेस्ट और पेनल्टी जोड़ के जब से आपने ये किया है तब से लेके जिस दिन वो चेक होगा उस दिन तक का सब कुछ आपसे लिया जाएगा। तो इनपुट जो हमें ठीक ही क्लेम करना होता है तो हम 402 रुपये का ही क्लेम करते हैं और 98 रुपये का टैक्स हम पे कर देते हैं। ठीक है, तो इनपुट जो है ऐसे बनाते हैं और आउटपुट जो है ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब आउटपुट की बात करते हैं तो हमें आउटपुट कितना देना पड़ता है। आउटपुट में देना पड़ रहा है, यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो टोटल हम करते हैं, अगर अब मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे टोटल करने में दिक्कत होगी। ठीक है, आउटपुट जो है हमें कस्टमर जो होता है हमारा B2B और B2C दोनों पे ही देना होता है, लेकिन इनपुट जो होता है हमें सिर्फ B2B से ही मिलता है, B2C का हमें इनपुट नहीं मिलता। और हमने किसी ऐसे बंदे से परचेज कर लिया है जो कि GST नंबर नहीं है जिसके पास, तो उसका हमें इनपुट नहीं मिलेगा। हमें इनपुट सिर्फ उसी से मिलेगा जिसका हमने GST नंबर जिसके पास है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आउटपुट का टोटल करते हैं। तो आउटपुट टोटल करने के लिए यहाँ पे सम किया और यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा प्लस कर दिया और यहाँ पे तीनों का आउटपुट आ गया, CGST, IGST, CGST और SGST का। यानी हमारा जो आउटपुट बन रहा था 737 रुपये का बन रहा था और इनपुट जो हमारा बन रहा था वो बन रहा था 402 रुपये का। अब बात करते हैं फाइनल सीट की। तो एक फाइनल हम बनाते हैं समरी अपनी, जिस समरी में ना हम दिखाते हैं कि हमें एक्चुअल में इतना टैक्स पे करना है। तो ये समरी कुछ ऐसी बनती है, सिंपल सी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं आउटपुट। ठीक है, और यहाँ पे बनाते हैं इनपुट। ठीक है, आउटपुट इनपुट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट आ गया मेरा, यहाँ पे हम डालते हैं IGST, यहाँ पे CGST, यहाँ पे SGST। अब यहाँ पे आउटपुट जो हमारा था हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपने आउटपुट को। यहाँ पे स्पेशल वैल्यू पेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ था। इनपुट से आके हम अपने इनपुट को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इनपुट डाल दिया। यहाँ पे हम लगे जाते हैं पेमेंट। ठीक है, हमें कितनी पेमेंट करनी है तो हम क्या करते हैं, ये इक्वल टू आउटपुट में से इनपुट को माइनस करते हैं हर एक की, ये नहीं कि एक दूसरे से किसी को माइनस कर देना। IGST में से IGST माइनस करेंगे, SGST में से SGST और CGST में से CGST। ठीक है, अब आपका जो है पेमेंट बनता है वो इतना बनता है। ठीक है, अब आपका जो पेमेंट बनता है वो इतना बनता है। तो अब आपको जो है इतना पेमेंट पे करना है, जबकि अगर आपने इनपुट नहीं ले रखा होता है, आप फालतू ले लेते तो आपका टैक्स खत्म हो जाता है और इतने आपको टैक्स आप चोरी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने GST पोर्टल पर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि एक्सेल में डाटा कैसे बनाते हैं। ये जो है आपको सारा डाटा जो है आपको आपके इन्वॉइसेस में मिल जाएगा, जो भी आपका इन्वॉइस होगा, जो आपकी सेल इन्वॉइस होगी या जो आपकी परचेज इन्वॉइस होगी उसमें मिल जाएगा। मैं एक चीज़ आपको और मेंशन कर देता हूँ, आउटपुट जो होता है, सेल जो होता है, सेल से हमारा निकलता है आउटपुट। ठीक है, और परचेज से निकलता है इनपुट। ये ध्यान रखना कि सेल से आउटपुट ही निकलेगा और परचेज से इनपुट ही निकलेगा। ये नहीं कि आप सेल से इनपुट निकाल दो और परचेज से आउटपुट निकाल दो, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने GST के पोर्टल पर। तो इसका लॉगिन करते हैं। यहाँ पे ID डाला, यहाँ पे पासवर्ड के बाद यहाँ पे कैप्चर। उसके यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन आया। इसमें जाने के बाद उसके यहाँ पे अपना मंथ सेलेक्ट किया। मैं मार्च के दिखा रहा हूँ करके क्योंकि मेरा जो जनवरी का है वो फाइल हो चुका है, तो मार्च में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्च चल के यहाँ पे सर्च किया। यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। ऑनलाइन हम जब प्रिपेयर करते हैं, जब हमारे पास थोड़ा सा डाटा होता है, कम काम करना होता है तो हम ऑनलाइन प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा चीज़ें करनी होती है तो हम ऑफलाइन प्रिपेयर करते हैं। ऑफलाइन की जो है मैं बात ऑफलाइन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा क्योंकि ऑफलाइन का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। अभी हम ऑनलाइन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद
इसको ओके कर दो। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन पूछता है, इस क्वेश्चन का हमें जवाब देना होता है, इसके बाद ही हम आगे प्रोसेस कर पाते हैं। और ये जो है हमारे आगे के टैब्स को खोलने के काम आता है कि हम क्या क्या चीज़ें फिल करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे हमसे पूछता है। तो ये पहले पूछ रहा है कि क्या आपकी रिटर्न नील है। अगर नील होती मैं यस करता तो मेरा जो यहीं से प्रोसेस खत्म हो जाता और नेक्स्ट करके मैं अपना फाइल करके चला जाता। लेकिन मेरी नील नहीं है तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। ये कह रहा है हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज इंक्लूडिंग नील रेटेड। ये कह रहा है कि आपने कोई भी सप्लाई करी है नील रेटेड, एग्जाम्प्टेड या अपने कोई टैक्सेबल, मैंने सप्लाई की है यानी मैंने सेल की है। मैंने यस कहा। हैव यू मेड एनी इंटरेस्ट, अगर आपने सेल नहीं की होती तो आप यहाँ पे नो कर देते। क्या पता आपको सिर्फ इनपुट क्लेम हो रहा हो, तो आप सिर्फ इनपुट वाले में जो ये आपका जो है क्लेम इनपुट वाले में इसमें यस करोगे तो आपका इनपुट का ही कॉलम खुलेगा और आप आगे काम कर पाओगे। ठीक है। उसके लिए पूछ रहा है कि कोई आपने ऐसी सेल करी थी अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो दिल्ली से बाहर या फिर अपने स्टेट से बाहर था और जिसका जीएसटी नंबर नहीं था। जी हाँ, हमने बिल्कुल ऐसी सेल करी थी, ये हमारा डाटा है। इसमें हमने राजस्थान में सेल करी थी अभय को, जिसके पास की जीएसटी नंबर नहीं था और वो हमारे स्टेट से बाहर था, हम दिल्ली के थे और राजस्थान का था वो। ठीक है, तो हमने ऐसा काम किया था तो मैंने इसलिए यस करा है। आपके पास अगर नहीं होगा तो आप नो कर सकते हो। ठीक है। डू यू हैव एनी क्लेम आईटीसी, ये कह रहा है कि आप कोई आईटीसी क्लेम कर रहे हो, आपको कोई आईटीसी मिल रहा है। तो अगर मुझे नहीं मिल रहा होता तो मैं यहाँ पे नो करता, लेकिन हाँ हमारे पास जो है आईटीसी मिल रहा है। ये देख लो हमारे पास आईटीसी है, तो यानी कि मैं यहाँ पे यस करूँगा, मुझे आईटीसी मिल रहा है। आईटीसी मिलने का ये पूछ रहा है कि हैव यू रिसीव एनी नील रेटेड, एग्जाम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई। ये कह रहा है कि आपने कोई ऐसी सप्लाई यानी कि आपने कोई ऐसी परचेज करी है जिसमें कि आपको नील रेट मतलब आपको जीरो रेट पे या फिर आपको खाली बिना टैक्स के आपने सामान खरीदा हो। ठीक है, या एग्जाम्प्टेड सामान खरीदा हो। तो जी मेरे जो सेल है आपके सामने है, इसमें कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें जीरो हो, कोई भी बिना टैक्स के सामान नहीं खरीदा है, यानी कि सब पे टैक्स लगा है, तो हम इसको नो करेंगे। अगर आपने कुछ ऐसा सामान खरीदा होगा तो जो है आपको यस कर लेना। ठीक है। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट और लेट फीस, अभी तक जो मेरी कोई इंटरेस्ट और लेट फीस नहीं लग रही है। अगर इंटरेस्ट और लेट फीस लग रही होती तो मैं यहाँ पे यस करता। और ये इंटरेस्ट और लेट फीस जो होती है ये लास्ट मंथ को देखते हुए चलती है। इंटरेस्ट और लेट फीस होता है हमेशा एक मंथ डिले चलता है, यानी कि अगर आपने फरवरी की रिटर्न जो है वो लेट भरी होती तो फरवरी में आपका टैक्स फरवरी में आपका जो है इंटरेस्ट और लेट फी नहीं लगता, आपको मार्च के रिटर्न में भरना पड़ता। ठीक है, मेरी फरवरी की भी लेट नहीं थी और अभी भी लेट नहीं है, तो आगे भी नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे कोई नहीं भरना, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। उसके अंदर आता हूँ तो मुझे ना कुछ टैब्स खुलते हैं। मैंने बाहर इन्हीं टैब को यस किया था, इसलिए यही सारे टैब खुले हैं, जो कि 3.1 जो था पहला टैब, यानी कि मैंने सप्लाई करी है। ठीक है। उसके बाद अगर दूसरे की बात करें तो यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई की बात चल रही है, यानी वही अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखो जैसे कि आपको बाहर लिखा आ रहा है डिटेल ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यस किया था कि हाँ मैंने बाहर सेल करी है। उसके बाद यहाँ पे आईटीसी का मैंने कहा था कि हाँ मुझे आईटीसी क्लेम मिल रहा है, इसलिए आईटीसी का कॉलम भी खुला है। और अगर मैं नहीं कर देता तो ये नहीं खुलता, सिर्फ ये दोनों खुलते। अगर इसको मना करता तो ये दोनों खुलते, ये नहीं खुलते। ठीक है, जितनी चीज़ों को बाहर यस करोगे उतनी ही टैब्स अंदर आपको खुलेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम अंदर डालना कैसे है। तो अंदर चलते हैं तो 3.1 में 3B में जो हमें किसी भी पार्टी के डिटेल वाइज डाटा नहीं डालना होता है। ठीक है, ये जो आपको मैंने बनवाया है, ये जो डाटा है ये आपके अभी भी काम आएगा और आगे GSTR 1 के टाइम पे भी काम आएगा। वरना क्या होगा, आप एक ही डाटा को बार बार बनाओगे। अभी आप सिर्फ अगर चाहते हैं तो आप टैक्सेबल वैल्यू यानी कि ये, ठीक है, आप ये और ये IGST, CGST और टैक्सेबल वैल्यू से भी आपका काम चल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको अलग से कॉपी कर लेते हैं, जीरा। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आप इसको सम कर लो। ठीक है, आपका काम इससे भी चल जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है आपको जब GSTR 1 में जाओगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे जो है ऐसी डिटेल मांगेगा जिसमें कि आपसे पूछेगा पार्टी का नाम, डेट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, GST रेट, आपसे सब कुछ पूछा जाएगा। तो आप उससे अच्छा है कि आप 2 बार डाटा बनाओ, उससे अच्छा है कि आप एक बार बना लो, वो ही आपके बाद में भी काम आएगा। ठीक है, तो क्योंकि कई लोगों की GST रिटर्न जो होती है, GSTR 1 जो होती है वो मंथली होती है, तो उसके लिए तो अभी काम आएगा। जिसकी क्वार्टरली होती है उनके लिए जब वो इकट्ठा करेंगे क्वार्टर में, तो आप तब उनको डाटा दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा और वो काम कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इससे इस पोर्टल में जो हमसे क्या क्या मांगता है हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें मांगता है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड। इस वाले कॉलम में जो है आपको सिर्फ वही सप्लाई डालनी है जिस पे टैक्स लगा है, यानी कि
हमारा कोई भी ऐसा सप्लाई नहीं है जिस पर टैक्स नहीं लगा है, तो हम जो है इसी में डालेंगे और हमारे पास और किसी कॉलम को फिल करने की नीड नहीं है। अब ये पूछ रहा है टोटल टैक्सेबल वैल्यू। तो जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू मैंने आपको बताई थी, मैंने यहाँ लग करके दिखाया था कि टैक्सेबल वैल्यू 5,000 रुपये की मेरी बनती है। मैं यहाँ पे 5,000 रुपये लिख दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5,000 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे IGST टैक्स की। ये इंटीग्रेटेड टैक्स जो है वो IGST होता है। IGST जो है हमारे पास जो हमारा बन रहा था वो 238 रुपये का बन रहा था। यहाँ पे मैं लिखूँगा 238 रुपये। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि CGST आपका कितना बनता है। तो जी CGST हमारा 250 बनता है, ये 250, और ये ऑटोमेटिक जो है SGST ले लेता है क्योंकि ये इसके इक्वल ही होता है। दूसरा कॉलम जो कहता है, ये क्या कहता है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, यानी आपका कोई ऐसा सप्लाई जो जीरो रेटेड था, समझ रहे हो। जीरो रेटेड मतलब जिसपे जीरो रेट लगा था, उसकी जो है आप रिटेल यहाँ पे डालोगे, ठीक है। उसका टैक्सेबल वैल्यू आप यहाँ लिखोगे। तो अगर कोई ऐसी सप्लाई जिसमें नील रेटेड है, एग्जम्प्टेड है, उसमें टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है, तो वो जो है आपका इस वाले कॉलम में उसका टैक्सेबल वैल्यू आएगा और यहाँ पे कोई टैक्स वैक्स की जरूरत नहीं होती। उसके बाद इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, आपने कोई ऐसी परचेज करी जिसमें कि आपको ही टैक्स देना है। ये क्या होता है कि मैं बता दूँ आपको, आप कई ऐसे पर्सन होते हैं जो कि रिवर्स चार्ज में आते हैं, मतलब आप उससे सामान खरीदोगे ना तो वो आपसे ना टैक्स लेंगे, ठीक है। तो आपको अगर वो टैक्स नहीं लेते लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स देना है ना, तो उसके बदले टैक्स आप पे करोगे। मतलब आपने अगर मान लो 100 रुपये का सामान खरीदा, आपको 18 रुपये टैक्स भी देना था लेकिन उसने टैक्स नहीं लिया आपसे, उसने सिर्फ आपसे 100 रुपये लिया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है वो 18 रुपये अब आप पे करोगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप टैक्स वैल्यू लिख दोगे कि मैंने भाई 100 रुपये का सामान खरीदा था, और जो भी टैक्स होगा वो टैक्स आप यहाँ पे डाल दोगे कि IGST था या CGST था या SGST था, ठीक है। तो वो आप यहाँ डाल दोगे। ये होता है रिवर्स चार्ज, ठीक है। नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई, तो ऐसी सप्लाई जो कि नॉन GST थी, मतलब जिस पे GST लगता ही नहीं, ठीक है, वो यहाँ पे आप डालोगे टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म करोगे, ठीक है। कंफर्म करने के बाद इंटरस्टेट सप्लाई जो है ना, यहाँ पे आपको सिर्फ वही सप्लाई डालनी है, सिर्फ और सिर्फ वही जो आपने अपने स्टेट से बाहर करी थी, और वो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है। यहाँ जो था आपने इस वाले 3.1 में आपने सारा का सारा डाला था, यानी कि आपने यहाँ से यहाँ तक सब टोटल डाला था, और यहाँ यही डालना है, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा टोटल ही डालना है, लेकिन आपका जो ये कॉलम है इंटरस्टेट सप्लाई का, इसमें जो है आपको सिर्फ वही वैल्यू डालनी है जो आपने अपने स्टेट से बाहर सेल करी थी और किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करी थी। यानी कि मैंने राजस्थान में सेल करी थी, तो मैं यहाँ पे पहले राजस्थान सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट कर रहा हूँ, राजस्थान, ये रहा राजस्थान। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू उसकी लिखूँगा कि उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी। तो ये राजस्थान की टैक्सेबल वैल्यू जो थी, ये राजस्थान, ये रहा राजस्थान की टैक्सेबल मेरी वैल्यू बन रही थी 800 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 800 रुपये, यहाँ पे लिखूँगा टैक्स, क्योंकि इसमें IGST ही सिर्फ लिखा हुआ है, क्योंकि आपने अपने स्टेट से बाहर की ही चीज़ डाल रहे हो, इसलिए IGST ही मांग रहा है, CGST नहीं मांग रहा। यहाँ पे आप जो है इसका टैक्स लिखोगे, आपको कितना टैक्स देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे टैक्स जो आपका आएगा वो आपका आ रहा है 119 रुपये, यानी कि आपको 119 रुपये का टैक्स देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके और भी कई स्टेट है जिसमें आपने सेल किया, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर आपको हटाना है तो यहाँ से सेलेक्ट करके इसको जो यहाँ से रिमूव कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये डालने के बाद आपका ये जो ये हो गया। इसमें अपने स्टेट का मत डाल देना, इसमें सिर्फ वही डालना है जो आपने अदर स्टेट में सेल किया है, और वो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को। ये ध्यान रखने वाली बात होती है, ठीक है। यहाँ पे आप कंफर्म करोगे, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद बात आती है ITC की। तो ITC की जो बात आती है, इसमें ITC में हमने जो ये ITC निकाला था अपना, हमें ये डालना होता है, ठीक है। हमें ये डालना होता है, तो हमें भी इसमें भी जो है हमें सिर्फ 3 चीज़ें डालनी होती है, IGST, CGST और SGST। इसमें हमसे टैक्सेबल वैल्यू भी नहीं पूछता, क्योंकि यहाँ देखो कॉलम ही 3 है, IGST, CGST और SGST और सेस। अगर कोई सेस लग रहा होगा आपके आइटम पे तो आप सेस भी डाल सकते हो। इसमें कहीं भी ये टैक्सेबल वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू का कॉलम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। इसके यहाँ पे पूछ रहा है उसके यहाँ पे कॉलम A में जो है यहाँ पे पूछ रहा है ITC अवेलेबल, आपको ITC कितना मिल रहा है और किस किस चीज़ों में मिल रहा है और कैसे कैसी कंडीशन से मिल रहा है आपको। आपने कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया, यानी आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है, उस पर अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, ITC, तो आप यहाँ पे लिखोगे
और अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो तो उसमें IGST मिलता है, तो आप IGST के कॉलम में ही लिखोगे, यहाँ पे बाकी नहीं है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, आपने कोई सर्विस इंपोर्ट की है बाहर से, उसके अंदर जो आपको IGST क्लेम मिल रहा है वो यहाँ पे आप लिखोगे। उसके क्या है, इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। मैंने आपको बताया था कोई ऐसी सप्लाई है जिसमें कि आपने रिवर्स चार्ज, जैसे कि आपने उसके बदले टैक्स दिया था, आपने ही दिया था, लेकिन आपको वापस भी तो चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे रिवर्स चार्ज में डालोगे अपने टैक्स को कि आपको कितना टैक्स वापस रिवर्स चार्ज में चाहिए, क्योंकि उसके बदले आपने भरा है ना। अगर आपकी वो परचेज थी तो आपको उसका भी इनपुट मिलना था, तो इसलिए आपको यहाँ पे वो डिटेल डालनी पड़ेगी। इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसका मतलब होता है अगर आपने ऐसे किसी बंदे से अगर आपने कोई परचेज की है, उसकी डिटेल जो है आपको यहाँ डालनी पड़ेगी, उसके इनपुट की, यानी उतनी टैक्स की डिटेल आप यहाँ डालोगे। इसके अलावा बाकी इनमें अगर कोई नहीं आता है तो आप ऑल अदर ITC के कॉलम में डालोगे। मोस्टली आपको इसी कॉलम में ही चीज़ें डालनी होती है, बहुत कम लोगों के ही केस में ये सारी चीज़ें आती है, वरना सबके 90% लोगों की चीज़ों में, वरना 90% के केस में जो है आपको ऑल अदर ITC के कॉलम में ही डालना है। अगर आपका कोई ITC रिवर्स हो रहा है उसकी डिटेल जो आप इस बाकी के कॉलम में डालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या है, A-B, यानी कि आपको जो देना था, मतलब आपको जो मिलना था, या फिर आप पिछले बार कुछ ज़्यादा ले चुके हो, उसको अगर कम करना चाहते हो तो यहाँ पे रिवर्स में डाल दोगे ना, तो उसका जो इस A-B करने के बाद जो नेट बचेगा वो आपका ITC इस महीने का माना जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपने पिछले महीने 10 रुपये फालतू क्लेम कर लिया था ITC, आप इस महीने 10 रुपये कम करोगे, आपने 500 का ITC क्लेम किया है और 10 रुपये इसमें माइनस हो जाएगा, तो 490 रुपये का ITC आपका बनेगा, ठीक है। उसके यहाँ पे आप कंफर्म करोगे, कंफर्म करने के बाद आप बाहर आओगे, बाहर आने के बाद यहाँ पे आप पहले सेव GSTR 3B करोगे, ठीक है। सेव करने के बाद जो आपका ये सेव हो जाएगा, तो 1-2 मिनट लगता है, वो सेव हो जाता है, ठीक है। सेव करते ही आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे जाना पड़ेगा। प्रोसीड टू पेमेंट पे जाने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपका को जो है कुछ ऐसा कॉलम खुलेगा। इसमें क्या होता है कि आपका जो है जो आपको टैक्स भरना है उसमें से जो इनपुट आपको मिल रहा है वो सेटअप करने के बाद आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन देता है। जैसे आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे जो आपका टैक्स भरना था, आपका जो टैक्स पेबल बन रहा था वो आपका बन रहा था IGST में। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये मेरी फाइलिंग नहीं है। ये आपका IGST बन रहा था 1000 रुपये का, CGST SGST 500 रुपये का। तो आपका IGST में इनपुट जो था वो 1000 रुपये का था, तो इसलिए 1000 रुपये कट गए। अगर आपका कम होता तो कम कटता, उसके बाद CGST में 500 थे तो 500 कट गए, तो यहाँ पे SGST में 500 थे तो 500 कट गए। यहाँ पे आपका जो है आपका टैक्स टू बी पेड इन कैश 000 आ रहा है। अगर यहाँ पे आपका अगर कुछ बैलेंस आ रहा होता तो आपको जो है उसको अलग से पे करना पड़ता, ठीक है। अगर आपका यहाँ सेटअप हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो मेक पेमेंट क्रेडिट टू लेजर दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और ये सेटअप हो जाएगा 0 पे, क्योंकि आपका इतना ही इनपुट बन रहा है, इतना ही आपका टैक्स बन रहा है। तो ये है इनपुट से सेटअप होने के बाद आपका ये पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका ये जो प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये प्रोसीड टू फाइल जो हाइड हो रखा है ये आपका खुलेगा, ठीक है। तो पहले अगर एक बात करते हैं कि अगर मान लो इस पूरा सेटअप नहीं हुआ तो क्या होगा। पूरा सेटअप अगर नहीं हुआ, कुछ भी आपका अमाउंट बच रहा है, मान लो इसमें 5 रुपये बच रहा है, इसमें 10 रुपये बच रहा है, कुछ भी अगर बच रहा है, आप मेक टू पेमेंट करोगे तो जितना सेटअप हो सकता है उतना हो जाएगा। बाकी का जो है आपका वहाँ पे चलान बनेगा। मैं आपको दिखा दूँ चलान कैसे बनेगा। जब आप मेक पेमेंट कर लेते हैं तो आपका जो है कुछ चलान का ऐसा पेज खुलता, यहाँ पे अमाउंट नहीं है लेकिन आपका अमाउंट होगा, तो यहाँ पे अमाउंट सब शो करेगा कि आपका कितना CGST बनता है, कितना SGST बनता है, कितना IGST बनता है और कितना आपका सेस वगैरह बनता है, जो भी है यहाँ पे सब शो करेगा। उसमें कितनी इंटरेस्ट लगती है, कितनी पेनल्टी, कितनी फीस, कितनी जो भी चीज़ें वो सब यहाँ पे शो करता। फिर उसके बाद आपको जो यहाँ पे ई पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ई पेमेंट का ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे मेक पेमेंट करना था। मेक पेमेंट करते ही आपका जो है वो चलान क्रिएट हो जाता। उस चलान को आपको पे करने के बाद जो है आप वापस उसी प्रोसेस पे वापस आते, इसी पेज पे, और उसके बाद जो है आपका ये सब जो है 0 दिख रहा होता सारा। ये जो आपका जैसे 0 दिख रहा है ऐसे ही 0 दिखता है। क्यों? क्योंकि अब आपके अकाउंट में जो है पैसे आ चुके थे, आपका जो है सेटअप हो चुका होगा और यहाँ पे फिर वापस ऐसे 0 दिखेगा। फिर यहाँ पे जो है आपका ये प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा और ये ऑप्शन जैसे ही खुलेगा उसके बाद आप जैसे इसको डालोगे और जैसे ही आप उसको सबमिट करोगे, ठीक है, सबमिशन का ऑप्शन जो आपका आ रहा था, वैसे ही आपका ऐसा कुछ पेज खुलेगा। इस पेज में जो आपका जो यहाँ पे क्लिक है, यहाँ पे एक एरो है, इसमें आपको एग्री होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो ये ड्रॉप डाउन है सेलेक्ट का ऑप्शन, इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपका नाम आएगा, ठीक है। नाम आने के बाद जो है आपका यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है फाइलिंग विद EVC और फाइलिंग विद DSC। DSC EVC दोनों ही ऑप्शन है, जिससे करना चाहे आप उससे कर सकते हैं।
डीएससी कुछ केसेस में होता है, जैसे कंपनी और फर्म के केसेस में डीएससी से फाइल होती है, और एक जो पर्सन होता है सिंगल प्रोप्राइटर, उसके केसेस में जो है वो ईवी से फाइल हो जाती है। तो ये आपका जो है यहाँ पे फाइल होते ही आपका ओटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, और यहाँ पे ईवीसी जो होता है ये ओटीपी आपके फ़ोन नंबर और ईमेल पे भेजता है, और यहाँ पे एक ओटीपी का ऑप्शन खुल जाएगा, उसमें आप ओटीपी डालोगे और सबमिट करोगे और आपका ये जो है फाइल हो जाएगा रजिस्टर 3B। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, आपको वीडियो पूरी समझ आई होगी। अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी दोस्तों तक भेजना जो जीएसटी सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्टर 1 कैसे फाइल करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, डाटा हमने बनाना सीख लिया है और ज़्यादा काम नहीं होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।